चलो आ ही गए हो तो सुन लो। आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 6 का है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में, हमारी कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंट्री मतलब हमारे राष्ट्र, हमारे देश के बारे में इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया जो है इसका वास्ट जोग्राफिकल एक्सपांस है। वास्ट जोग्राफिकल एक्सपांस का मतलब है कि हमारे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लैंड को लेके, कि अलग अलग टाइप के जो है आपको लैंड देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से इंडिया जो है, ये इंडिया का मैं ऐसे ही मोटा मोटा मैप बना दिया है, ठीक है। इस इंडिया को नॉर्थ की तरफ से लॉफ्टी माउंटेन, लॉफ्टी का मतलब होता है कि जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है, उन माउंटेन ने घेर के रखा है नॉर्थ की साइड से, ठीक है। इस इंडिया को वेस्ट की साइड से अरेबियन सी जो है उसने घेर के रखा है, वेस्ट की साइड से अरेबियन सी ने घेर के रखा है। इसको ईस्ट की साइड से बे ऑफ बंगाल जो है उसने घेर के रखा है, बे ऑफ बंगाल ने घेर के रखा है ईस्ट की साइड से। और साउथ की साइड से जो है इंडियन ओशियन ने जो है इसको घेर के रखा है। तो इंडिया जो है वो चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है अलग अलग, जैसे कि नॉर्थ में बहुत बड़े बड़े हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ मतलब माउंटेन्स हैं। फिर वेस्ट में आपके अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ की साइड में इंडियन ओशन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडिया के एरिया की। इंडिया के एरिया जो है वो है 3.28 किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एरिया टोटल कितना है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर बाद में यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है वो कितना है, उसकी जो है वो लेंथ कितनी है, कितना बोल सकते हैं कितनी दूरी है इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट पार्ट के बीच में, तो वो है 3200 किलोमीटर। कितनी है? 3200 किलोमीटर। अब इंडिया का टोटल एरिया तो समझ में आता है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है वो है आपका 3200 किलोमीटर। इंडिया का जो ईस्ट से वेस्ट तक का एक्सटेंट है, ईस्ट से वेस्ट मतलब कि जो कच्छ है गुजरात का, उससे अरुणाचल प्रदेश जो है उसका जो एक्सटेंट है ईस्ट से वेस्ट का वो है 2900 किलोमीटर। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया की जो लंबाई है, इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंट है वो ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू जो ईस्ट से वेस्ट तक का एक्सटेंट है, ठीक है। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो ज़रूरी है, इंडिया का एक्सटेंट ज़रूरी है कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3200 स्क्वायर किलोमीटर। फिर इंडिया का जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 2900 किलोमीटर तक का। कितना? 2900 किलोमीटर तक का। उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है, चलो ये तो हो गया। अब हमारे पास में माउंटेन्स तो है ही सही, उसके साथ में हमारे पास में डेजर्ट है, हमारे पास में प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरीके के होते हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे पास में लैंडफॉर्म को लेके, तो कि अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म है हमारे पास में। साथ में हमारे क्लाइमेट में भी बहुत बड़ी वैरायटी है, क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे लैंड की वैरायटी होने की वजह से कि अलग अलग तरीके के लैंड है, तो उस क्या होता है कि स्पेसिफिक लैंड पे कुछ स्पेसिफिक तरह का वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन से मतलब कि अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स है, ट्रीज़ है, वो ग्रो करते हैं वहाँ पे, वेजिटेशन ग्रो करता है उस तरीके के क्लाइमेट के जैसा, जहाँ जिस तरीके का वो लैंड है, ठीक है। अगर वो जंगली इलाका है तो जंगली पेड़ पौधे वहाँ पे उगेंगे, अगर प्लेन है वो, अगर वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है तो कल्टीवेशन हो सकता है, तो लोग उस पर क्या करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है, कल्टीवेशन करेंगे। इस तरीके के अलग अलग लैंड का अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो यही बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास में लैंडफॉर्म में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता है कि अलग अलग टाइप के हमारे पास में लैंडफॉर्म है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी होंगे, अलग तरीके का वेजिटेशन और अलग तरह का क्लाइमेट होगा। उसी ने इस लैंड को इस तरीके का बना दिया है कि अगर शायद वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है, टेम्परेचर अगर वार्म होगा तो मतलब वो डेजर्ट हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो, रेनफॉल कम है तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है लैंड को। अब पॉपुलेशन भी उसी तरीके की बनेगी जिस तरीके का वहाँ का लैंड होगा, ठीक है।
तो इसी तरह इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। देखो अभी तक हमने देखा कि इंडिया की जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फिर इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है, नॉर्थ से साउथ का, वो 3200 किलोमीटर का है। फिर इंडिया का जो वेस्ट से ईस्ट तक का जो एक्सटेंट है वो है 2900 का, ठीक है, 2900 किलोमीटर का। अब हम देखते हैं लोकेशन वाइज कि इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि इन लैटिट्यूड्स, ये जो लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से इनका क्या यूज़ होता है। तो एक तो इनका यूज़ है कि हम लोकेशन बता सकते हैं किसी भी जगह की, और दूसरी कि हम टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस जगह का टाइम क्या होगा, ठीक है। तो इंडिया से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे पास में हमने पढ़ी है बहुत सारे लैटिट्यूड्स के, जैसे इक्वेटर है एक, फिर ऊपर उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक है, फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस तरीके से जो ये लाइन्स है, इनमें से एक लाइन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करती है इंडिया से 23.5 या फिर 23 डिग्री एंड 30 मिनट जो नॉर्थ है वो पास करती है इंडिया से। और पास करने के साथ साथ वो क्या कर देती है, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। इंडिया के बीच से निकलती है और इंडिया को जो है वो दो पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। एक तो नॉर्दर्न वाला और एक साउदर्न वाला पार्ट, ठीक है। जैसे इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, नॉर्थ और साउदर्न पार्ट में, इसी तरीके से जो हमारी कैंसर है वो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। चलो, इंडिया की लोकेशन अगर हमें देखनी है तो उसके हिसाब से हमारे पास में जैसे इंडिया है तो इंडिया से कुछ लैटिट्यूड पास कर रही होगी। लैटिट्यूड मतलब कि ऐसी लेटी हुई लाइन्स, ठीक है, आड़ी लाइन्स जो है वो इंडिया से पास कर रही होंगी। तो अब इसके हिसाब से हम इंडिया की लोकेशन किस तरीके से देखेंगे कि जो सबसे ऊपर जो इंडिया के टॉप है उससे जो लाइन पास कर रही है, और इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है उससे जो लाइन पास कर रही है, उससे हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है लैटिट्यूड के हिसाब से। तो यहाँ से जो लाइन पास करती है साउदर्न मोस्ट पोर्शन से, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाली लाइन, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाली लाइन है जो कि सबसे नीचे से पास करती है। और जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से जो पास करती है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। कौन सी है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो नीचे से पास कर रही है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ये तो लैटिट्यूड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, जो खड़ी रेखाएं हैं। अब ये भी तो इंडिया को कहीं ना कहीं टच कर ही रही होंगी। तो इसी तरीके से ये वाली जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो लाइन है और सबसे ईस्टर्न मोस्ट लाइन है इंडिया के हिसाब से, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखूँ तो ये दोनों ईस्ट की ही हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर ये ईस्ट की है तो ये वाली जो लाइन है ये है कौन सी, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन है। और ये वाली जो लाइन है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना कि जो इंडिया का जो लोकेशन है वो क्या है लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। लैटिट्यूड के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब इनको सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट क्यों कहा जा रहा है, देखो ये बात मैं तुम्हें समझा देती हूँ। जैसे कि ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा अर्थ है, अर्थ के बीच में से जो लाइन पास करती है वो इक्वेटर है, ठीक है। तो हमने बोला था कि इक्वेटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करती है अर्थ को, एक तो नॉर्थ वाला पार्ट और एक साउथ वाला पार्ट, ठीक है। चलो ये तो बात समझ में आ गई। अब हमने बोला था कि एक प्राइम मेरिडियन भी है जो पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक वेस्ट वाला पार्ट और एक ईस्ट वाला पार्ट। तो जो इंडिया है वो इस हिस्से में आता है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इंडिया आता है, ठीक है। तो ये इंडिया नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में आएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ, मतलब कि जो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से नॉर्थ में है और लैटिट्यूड के हिसाब से ईस्ट में है, ठीक है। तो याद रखना। उसके बाद में टाइम जोन की भी बात करेंगे कि इंडिया जो है वो लोकेशन तो पता चल गई, यहाँ पे पता चल रहा है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है। अगर हम डिवाइड करें पूरे वर्ल्ड को वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अगर मैंने वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब इस तरीके से, ये वेस्ट वाला ये ईस्ट वाला, तो इंडिया तो ईस्ट में पड़ता है, इस वजह से इसकी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये ईस्ट में है।
और अगर मैं डिवाइड करूँ वर्ल्ड को दो पार्ट में, नॉर्थ और साउथ में, तो इंडिया तो नॉर्थ वाले साइड में पड़ता है। इस वजह से हमने लैटिट्यूड के हिसाब से इसको क्या बोला है कि ये नॉर्थ में है। चलो देखो, पिछले चैप्टर में भी मैं बता चुकी हूँ कि अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग टाइम जो है वो होता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे दिया गया है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यूएसए जो है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसके टोटल कितने 7 टाइम जोन है, मतलब एक कंट्री के 7 टाइम जोन, ठीक है। और कनाडा जो है उसके 6 टाइम जोन है, कितने 6 है। तो यूएसए के जो है वो 7 टाइम जोन है और कनाडा जो है उसके 6 टाइम जोन है, और इंडिया का तो एक ही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि क्या है। एक यहाँ पे इंडिया का आईएसटी है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये क्यों है वो मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में बता दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो क्या होता है कि हमारा जो ये सबसे वेस्ट वाला पार्ट है इंडिया का और ईस्ट वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे का डिफरेंस मतलब कि अगर अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे जल्दी क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, ठीक है, सुबह जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाले हिस्से में क्या होगी, 2 घंटे बाद में सुबह होगी। तो कितना डिफरेंस है, इस सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, इनमें 2 घंटे का डिफरेंस है। और ये 2 घंटे का डिफरेंस जो है नहीं होना चाहिए, मतलब एक छोटी सी कंट्री के लिए इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये इस वजह से कि देखो ये लोग तो उठ रहे हैं कितनी बजे, 5 बजे, मान लो 7 बजे उठ रहे हैं ये, अरे 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 7 बज रही है सुबह की, तो यहाँ पे 2 घंटे पीछे है ये, तो मतलब यहाँ पे 5 बज रही होगी सुबह की। तो अब इनके हिसाब से तो ये क्या करेंगे कि 9 बजे तक जो है इनको काम पे जाना चाहिए, 9 बजे तक इनको काम पे जाना चाहिए। तो मान लो ये 9 बजे तक काम पे जाते हैं, अगर हम इस वाले हिस्से का टाइम जो है पूरे इंडिया के लिए मानते हैं तो हमें 2 घंटे पहले चलना पड़ेगा इस हिसाब से। तो मतलब अभी तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 5, इस हिसाब से इनको भी 9 बजे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इनके लिए जो है समस्या खड़ी हो जाएगी कि इनको 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। ये तो सही समय पे चल रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो जल्दी चलना पड़ेगा इनके हिसाब से, अगर ये वाला टाइम जो है हम लेते हैं। और अगर ये वाला टाइम लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ तो जल्दी सुबह हो गई है, यहाँ पे देर से होगी। ये देर से वाले जो हैं ये तो देर से जाएंगे, ठीक है, मतलब इनके लिए तो सही टाइम है, लेकिन इनके लिए क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। इस वजह से हमने माना कि हमको बीच वाला टाइम जो है, बीच से जो भी लॉन्गिट्यूड पास करी इंडिया के सेंटर से, उसको हम मान लेते हैं कि इसका टाइम जो है हम लेंगे। इधर साइड वाले लोग भी यही मानेंगे और इस साइड वाले लोग भी यही मानेंगे। ईस्टर्न वाले वेस्टर्न वाले दोनों जो है वो बीच वाले टाइम को क्या करेंगे, मानेंगे। और इसी वजह से हमने जो है कौन सा टाइम लिया है, 82 डिग्री 30 मिनट वाला। ये 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और 82 कहाँ पे मिलेगा, बीच में, इसके बिल्कुल बीच में नहीं, थोड़ा सा इधर की साइड में मिलेगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला जो टाइम है हमने क्या लिया है, इंडिया के लिए। तो IST माना है उसको, और उस लाइन को हम जो है जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली है उसको हमने माना है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जैसे प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से पास करती है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना है 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट वाली लाइन को, ठीक है। देखो इस मैप में ये बताया जा रहा है कि 7 कंट्री है जो लैंड बाउंड्रीज जो है वो इंडिया के साथ में शेयर करती है। 7 कंट्री जो कि लैंड बाउंड्री, यहाँ पे पूरे नेबरिंग कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही, सिर्फ लैंड, जो लैंड से हमारे साथ में बाउंड्री शेयर करती है उन कंट्रीज़ की बात हो रही है। वो टोटल कितनी कंट्री है, 7 कंट्री है। जैसे कि एक है चाइना, फिर दूसरी नेपाल, फिर भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ा सा इसका जो हिस्सा है वो इंडिया के साथ में शेयर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी 7 ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करती है। कौन सी, लैंड बाउंड्री शेयर करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बताया ना कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं किसी जगह की लोकेशन, ये सारी लॉन्गिट्यूड से खड़ी रेखा है और सारी आड़ी जो है वो लैटिट्यूड से, तो इनके हिसाब से हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे लोकेटेड है या उसका लोकेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस इतना सा है कि इंडिया और श्रीलंका जो है वो सेपरेट होते हैं पल्क स्टेट से। पल्क स्टेट जो है वो इंडिया को और श्रीलंका को सेपरेट करती है। जैसे कि यहाँ पे देख लो कि ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, और श्रीलंका को और इंडिया को सेपरेट करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है पल्क स्टेट। ठीक है, पल्क स्टेट। अब पिछले चैप्टर में मैंने बताया कि स्टेट और इस्थमस क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक और बार बता देती हूँ कि स्टेट जो है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट जो है उसका मतलब होता है कि जो भी बॉडी है वो दो समुद्र के पार्ट को मिलाएगी। ठीक है, इन दो समुद्र को मिलाएगी छोटे से नैरो जोन में। अगर इनको मिलाती है दो बड़े बड़े ओशियंस को, मतलब ओशियन तो एक ही इंडियन ओशियन है ये बड़ा, लेकिन इनको जो है वो ये छोटी सी पल्क स्टेट जो है वो मिला रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, उसे हम स्टेट बोलते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज़ जो है दो बड़े लैंडमास को मिलाएगी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ऐसा ही हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को बीच से एक जोड़ती है एक चीज़, तो उसे हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, जो दो वाटर बॉडी को मिलाने का काम करती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। लेकिन जो दो बड़े लैंड मास को मिलाने का काम करती है, लैंड मास को, तो उसे हम इस्थमस कहते हैं। क्या, इस्थमस कहते हैं। तो इसी तरीके से जो पल्क स्टेट है वो इंडिया को और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, पल्क स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है और इंडियन ओशियन को एक साथ मिलाती है। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली हमारी कैपिटल है नेशनल कैपिटल, वो तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तो तुम्हें पता ही होगा कि दिल्ली जो है हमारी नेशनल कैपिटल है। यहाँ पे कुछ फिजिकल डिवीज़न दिए गए हैं इंडिया के। फिजिकल डिवीज़न देखो मतलब क्या है कि इंडिया को हमने लैंड के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है। हमने बोला कि इंडिया के पास में बहुत सारी डाइवर्सिटी है लैंड को लेके, कि हमारे पास में अलग अलग तरीके के लैंड सरफेस है, कुछ माउंटेन है, कुछ प्लेट्यू है, कुछ प्लेन्स है, तो हमारे पास में डाइवर्सिटी है। तो इंडिया को हमने डिवाइड कर दिया है, फिजिकल डिवीज़न कर दिया है उसका। किन किन में, हिमालयाज़ में। एक तो हमने बांटा है इसको हिमालय में, दूसरा हमने बांटा है इसको इंडिया को, ठीक है, प्लेन्स में, मतलब पहले तो है माउंटेन, फिर प्लेन है, फिर प्लेट्यू है, फिर डेजर्ट है, फिर आइलैंड है आपके, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स हैं। तो आपके जो ये माउंटेन्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, मैं एक डेफिनेशन सिंपल सी दूँ कि माउंटेन की डेफिनेशन क्या होगी। तो माउंटेन किसे कहते हैं, पहली बात तो जिसका ब्रॉड बेस हो, ब्रॉड बेस हो, ठीक है, जिसका ब्रॉड बेस हो और बहुत ही शॉर्ट, मतलब शॉर्ट नहीं बोल सकते, लेकिन उसका जो टॉप हो वो नैरो हो, जो टॉप है उसका क्या है, नैरो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये माउंटेन है। जिसका बेस तो बहुत चौड़ा है लेकिन उसकी जो समिट है, उसका जो टॉप है वो बहुत कम है, नैरो है, छोटा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये है माउंटेन। फिर मैं बता देती हूँ प्लेट्यू की डेफिनेशन, कि हम प्लेट्यू किसे कहते हैं। देखो प्लेट्यू जो होता है वो थोड़ा सा एलिवेशन होता है आसपास से, लेकिन बीच में जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है, पूरा फ्लैट होता है। ठीक है, ऊपर से फ्लैट, एक टेबल की तरह जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट्यू। और प्लेन्स तो बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है, मैदानी इलाके बिल्कुल सीधे जहाँ पे लोग रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, फर्टाइल लैंड होता है ये प्लेन्स वाला। तो ये समझ में आया कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन क्या होते हैं। अब जो हमने बताया कि हिमालय जो है हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो हिम और एक आलय। ठीक है, हिम और आलय। तो हिम का मतलब तो क्या होता है, स्नो, और आलय तो क्या हो गया, अबॉर्ड ऑफ स्नो। तो हिमालय का मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो। और हिमालय जो है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है हमारी कंट्री में। जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ से हिमालय पास करता है, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। तो यहाँ से जब हिमालय पास करता है तो ये तीन लेयर्स है इसकी, हिमालय की 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जो पहली लेयर है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, या फिर दूसरा नाम बोल दो हिमाद्री, या तो इसे बोल दो आप ग्रेट हिमालय या इसे बोल दो हिमाद्री। ठीक है, ये पहली लेयर है हिमालय की। जो दूसरी लेयर है उसे हम बोलते हैं मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल। ठीक है, पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल।
ठीक है, हिमाचल। और फिर तीसरी लेयर है सबसे साउदर्न मोस्ट हिमालय की, वो है वो कौन सी है, शिवालिक है, जो कि बहुत साउदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की। तो पहली जो लेयर है वो कौन सी है, वो है हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, जहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो ग्रेट हिमालय में मिलेगी आपको। कहाँ पे, ग्रेट हिमालय में। उसके बाद में मिडिल हिमालय और सबसे लास्ट में शिवालिक आता है। तो ये हमारे हिमालय का डिवीज़न हो गया है, माउंटेन, हमारा जो माउंटेन हिमालय है उसका डिवीज़न हो गया 3 पार्ट में, एक ग्रेट हिमालय है, एक मिडिल हिमालय है, एक शिवालिक है। ग्रेट हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री भी, मिडिल हिमालय को हिमाचल भी बोलते हैं, और शिवालिक तो शिवालिक है। चलो अब यहाँ पे और ये एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो मिडिल हिमालय है वहाँ पे पॉपुलर हिल स्टेशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, मिडिल हिमालय में। और ग्रेट हिमालय में आपको हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की देखने को मिलेगी। अब हिमालय तो हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास में प्लेन है, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये प्लेन्स कैसे बनते हैं वो देख लो पहले तो। ये प्लेन जो है वो मेनली बनते हैं रिवर्स की वजह से, कि रिवर्स जो है वो मेनली आती है माउंटेन से। माउंटेन्स जो है वहाँ से रिवर्स का क्या होता है, शुरुआत होती है। जब रिवर्स माउंटेन से आती है नीचे प्लेन्स में, ठीक है, तो वो वहाँ से कुछ पार्ट लेके आती है, सॉइल को इरोज करके आती है। वहाँ की जो सॉइल, जो मिट्टी होती है या इम्पॉर्टेंट जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ से उनको अपने साथ में बहा कर लेके आती है, जो रिवर होती है वो। और जब वो वहाँ से लेके आती है तो उनको क्या कर देती है, यहाँ जो प्लेन पे आती है वो तो उनको डिपॉजिट करती जाती है, उनको डिपॉजिट करती करती आगे बढ़ती है। तो इसकी वजह से जब ये रिवर डिपोजिशन करती है इन फर्टाइल जो सॉइल का, तो उससे हमारा प्लेन बनता है, ठीक है, और हमारा नॉर्दर्न प्लेन बनता है। तो मेनली कौन सी रिवर है जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन बनाती है, उसमें आती है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ में ये बनाती है प्लेन। अब ट्रिब्यूटरीज क्या अलग चीज़ है, ट्रिब्यूटरीज कुछ भी नहीं है। जब एक मेन रिवर है, ठीक है, एक बड़ी सी रिवर है और उसके साथ में छोटी छोटी रिवर्स जब मिल जाती है, उसके साथ मिल जाती है और उसे और बड़ी रिवर बना देती है, छोटी छोटी रिवर्स बन जाती हैं और उसे और बड़ी रिवर बना देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये सारी जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं इन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है, सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ऐसे ही इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है, उनके बारे में हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। अभी चलो ये हमारा प्लेन ख़त्म हो गया है। हमारा माउंटेन जो था हिमालय, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। प्लेन जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो कैसे फॉर्म होता है वो भी तुम्हें पता चल गया है। अब हम बात कर लेते हैं डेजर्ट की। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है प्लेन, क्योंकि फर्टाइल लैंड होता है, वो सॉइल बहुत अच्छी होती है उसकी, फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे अच्छे से क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकती है। और ज़्यादातर लोग यहीं पे रहना पसंद करते हैं प्लेन्स में, इस वजह से पॉपुलेशन भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी आपको प्लेन्स में। दूसरा हमारा जो है डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये डेजर्ट कैसा होता है वो देख लेते हैं। जो डेजर्ट होते हैं ना वो गर्म होते हैं, वो ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। उस ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है हमारा, उसका बताया जा रहा है। देखो डेजर्ट तो भले ही वो ठंडे हो या वो गर्म हो, फ़र्क नहीं पड़ता। डेजर्ट उसे कहते हैं हम मेनली जहाँ पे वेजिटेशन नहीं ग्रो करे, ठीक है, या वेजिटेशन की कमी हो, जहाँ पे अच्छे से रेनफॉल नहीं हो, तो सूखा इलाका जो होता है ना उसे हम डेजर्ट कहते हैं। वो ठंडा हो गर्म हो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं जो कि हमारा वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ पे आपका पड़ेगा डेजर्ट यहाँ पे इस वाले इलाके में, तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि ये जो है वो बहुत ही गर्म है, हॉट है, सूखा है, ड्राई है, बहुत कम यहाँ पे वेजिटेशन है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे बहुत कम है, और क्योंकि बारिश नहीं होती है ज़्यादा। और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, सैंडी मतलब कि जो बालू मिट्टी होती है, इस तरीके की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मिट्टी, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब कि जो बालू के तरह या फिर बालू ही कह सकते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सैंडी सॉइल। फिर दूसरा और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, इंडियन डेजर्ट की बात हो गई। अब हम किसकी बात करते हैं, हम पेनिनसुला की बात करते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू की। प्लेट्यू मैंने बताया कि जो टेबल तरीके का जो लैंड होता है, कि थोड़ा एलिवेशन तो है आसपास से, लेकिन बीच में से वो पूरा फ्लैट है, ठीक है, पूरा फ्लैट है, तो उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू को क्यों बोला जा रहा है इसे, देखो पेनिनसुलर जो है उसे कहते हैं
जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ या अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी पेनिनसुलर नाम की। तो जहाँ पे भी पेनिनसुलर आएगा उसका मतलब कि ऐसा एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 1, 2 और 3 तरफ से अगर वो पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। इस तरीके से जो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुला तो है ही सही। और ऊपर से ये क्या है, प्लेट्यू भी है, तो इसे क्या बोल दिया गया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है। दूसरा, इसका रिलीफ जो है बहुत ही अनइवन है। अनइवन मतलब कि जो प्लेट्यू है इसका जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड जो है वो ऊंचा उठा हुआ है, मतलब ये ऊंचा उठा हुआ है, माउंटेन्स है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो एरिया वो नीचे झुका हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, ये पार्ट उठा हुआ है और ये पार्ट थोड़ा सा झुका है, इस वजह से अनइवन बोला गया है। लेकिन ये चलो दूसरी बात है, लेकिन मेन तो यही है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो क्या है, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर शेप का है। साथ में यहाँ पे आपको अरावली हिल्स भी देखने को मिलेंगे। विंध्यास सतपुड़ा जो है उसकी रेंज, माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन्स है, इनकी रेंज भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि एमपी में आपको देखने को मिलेगी, विंध्यास और सतपुड़ा की। अरावली हिल्स जो है वो भी इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। अरावली हिल्स जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स जो है उनकी खासियत क्या है कि ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड के अरावली हिल्स। ठीक है, क्या है, अरावली हिल्स वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट रेंज अरावली हिल्स। सतपुड़ा, विंध्यास भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नर्मदा और तापी रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है। रिवर है 2, नाम याद रखना, नर्मदा तापी, यहाँ से फ्लो करती है। और ये भी याद रखना कि जो नर्मदा और तापी रिवर है सिर्फ ऐसी जो कि अरेबियन सी में अपना वाटर को डिपोजिट करती है। ठीक है, कहाँ पे, अरेबियन सी में। बाकी जितनी भी रिवर है वो सब ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब सब बे ऑफ बंगाल में अपना जो है वो करती है डिपॉजिट। बट यहाँ पे सिर्फ नर्मदा और तापी जो रिवर है ऐसी है जो कि कहाँ पे फ्लो करती है, वेस्ट की साइड में फ्लो करती है। चलो अब हम घाट्स की बात कर लेते हैं। हमारे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गया है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेन हो गया है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। अब हम बात करते हैं हमारे घाट की। तो हमारे पास में मेनली 2 घाट है, एक हमारे वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है। घाट का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट जो समुद्र से लगा हुआ है, ये वाला पार्ट, तो ये इन्हें हम घाट कहते हैं। तो जो वेस्ट की साइड में उसे वेस्टर्न घाट बोल दिया, जो ईस्ट की साइड में उसे ईस्टर्न घाट्स बोल दिया। वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सह्याद्री। ठीक है, इसे सह्याद्री बोल सकते हैं और ईस्टर्न घाट भी होता है। अब ये जो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्लेट्यू है हमारा, वो ईस्टर्न घाट्स जो है वो ब्रोकन है और अनइवन है, और जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है। देखो कंटिन्यूअस, और ये इनका क्या मतलब है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो ये वेस्टर्न घाट्स है ना, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, माउंटेन्स भी है यहाँ पे, थोड़ी बड़ी रेंज भी है, लेकिन वो सीधी सीधी चलती है बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी आपको रास्ता नहीं मिलेगा इधर से उधर जाने का। ठीक है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है ना, वहाँ पे एक माउंटेन आया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह, फिर माउंटेन, फिर जगह, तो इस तरीके से हाईली अनइवन है। यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है बोल सकते हैं जगह देखने को मिलेगी जहाँ से आप इजीली वाटर फ्लो, रिवर फ्लो कर सकती है। इस वजह से ज़्यादातर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, वो यहाँ से ही अपना वाटर जो है वो डिपोजिट करती है, इधर फ्लो करती है। तो समझ में आया कि जो ईस्टर्न घाट है वो टूटे हुए हैं और अनइवन है, और जो वेस्टर्न घाट है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल भी वो टूटते नहीं है बीच में से। और जो प्लेट्यूज़ की बात की हमने, प्लेट्यू हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो वो प्लेट्यू जो है वो रिच है, आपको सबसे ज़्यादा कोल, आयरन, ये सब प्लेट्यू पे ही देखने को मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है ना इंडिया का, यहाँ पे ही आपको सबसे ज़्यादा कोल, आयरन वगैरह मिनरल्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर कोस्टल प्लेन्स में पड़ते हैं ये सारे वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न घाट जो है वो कोस्टल प्लेन्स में, अरे वही यार मैंने बताया कि जो आपका ये पार्ट है ना, ये समुद्र से लगा हुआ, इसे ही प्लेन्स और घाट्स समझ लो। ठीक है, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स मतलब कि जो समुद्र से जुड़ा हुआ पार्ट है उसे कोस्टल प्लेन्स, और जो लैंड वाला पार्ट होता है ना वो उसे हम घाट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आता है। चलो, जैसे कि मैंने बताया कि रिवर्स जो है वो प्लेन बनाती है, प्लेन के साथ में ये डेल्टा भी बनाती है। डेल्टा
डेल्टा क्या होता है? देखो, डेल्टा होता है कि जब एक रिवर आई, ठीक है, समुद्र मतलब कि वो आई माउंटेन से आई और वो प्लेन में एंटर करी, प्लेन में उसने बहुत सारा डिपॉजिट किया, प्लेन को फर्टाइल बनाया। अब वो जाएगी भी तो सही समुद्र से मिलने, ठीक है, तो समुद्र से जब वो मिलती है तो वो क्या करती है, डेल्टा बनाती है कि जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, मतलब उसमें जो रिवर्स जुड़ी थी, है ना, ट्रिब्यूटरीज, उसने उस रिवर को बहुत बड़ा बना दिया था। अब जब रिवर जो है वो अलग होगी, मतलब जब वो अपना पानी जो है सारा ट्रांसफ़र करेगी समुद्र में, तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब वो अलग अलग भी हो गई, मतलब उसकी एक धारा इधर चली गई, एक इधर, एक इधर, एक अलग अलग, इस तरीके से उसने जो है वो बना दिया है डेल्टा। तो ये जो बना है ना स्ट्रक्चर कि अलग अलग में वो डिवाइड हो गई, तो उसे हम बोलते हैं कि ये डेल्टा उसने फॉर्म किया है। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा इस वजह से क्योंकि इस तरीके का दिखता भी है हमें कि एक रिवर आई, उसने अपना रिवर वाटर जो है कुछ इस तरीके से जो है वो अलग अलग कर दिया, ठीक है, अलग अलग धाराओं में बांट दिया, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या डेल्टा बना रही है। तो आपका जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब अपना पानी जो है समुद्र में ट्रांसफ़र करती है तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। अभी मैंने बताया कि डेल्टा जो है वो ट्रेंगुलर शेप का इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का डेल्टा जो है होता है ट्रेंगुलर शेप का। चलो, ट्रिब्यूटरी बता दी, एल्यूवियल डिपॉजिट, हाँ वही कि जब रिवर आई और उस अपने साथ में कुछ सेडिमेंट, कुछ सॉइल लेके आए और उसने डिपॉजिट कर दिया प्लेन्स पे, तो उसे हम एल्यूवियल डिपॉजिट कहते हैं। एल्यूवियल इस वजह से क्योंकि वो फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। चलो, चैप्टर ख़त्म होने वाला है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें बची हैं। देखो, कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स जो हैं वो स्केलेटन होते हैं, जैसे कि कोई भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो जब मर जाते हैं, जब वो मर जाते हैं और उनके जो स्केलेटन बचते हैं उन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है, पॉलिप्स कहते हैं। बट जब क्या होता है, वो मर जाते हैं, उनके जो स्केलेटन बचते हैं वो है ना जमा होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं एक जगह पे, और फिर बाद में ये तो जमा हो गए, फिर कुछ और एनिमल मरेंगे, कुछ और प्लांट्स जो है वो मरेंगे, तो उनके बाद में उनके ऊपर एक लेयर बनती रहती है, एक लेयर बनती गई, इनके ऊपर बनती गई इस तरीके से जो स्केलेटन्स की, और वो क्या बना देती है, वो कोरल आइसलैंड बना देती है, ठीक है, क्या बना देती है, कोरल आइसलैंड की। कोरल्स जो है वो स्केलेटन होते हैं टीनी मरीन एनिमल्स के, जिसे हम पॉलिप्स कहते हैं। जब लिविंग पॉलिप्स जो हैं वो मर जाते हैं और उनके स्केलेटन जो है वो छूट जाते हैं, वो मर गए और उनके स्केलेटन जो है वो इस तरीके से एक के ऊपर एक जमते गए, ठीक है, तो उसने क्या बना दिया, एक लैंड बना दिया, ठीक है, तो उसे हम कोरल आइलैंड कहते हैं कि उसने क्या कर दिया है, कोरल आइलैंड फॉर्म कर दिया है। और आपका जो ये कोरल आइलैंड जो है ना, लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो पूरा कोरल आइलैंड ही है, क्योंकि वो पूरा बना ही इस तरीके से है, सारे एनिमल के स्केलेटन्स की वजह से ही, ठीक है, तो पूरा फॉर्मेशन ही उसका इस तरीके से हुआ है। तो हमने किसकी, माउंटेन्स की, प्लेट्यूज की, प्लेन्स की, कोस्टल वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू की और कोस्टल प्लेन्स की बात की। अब हम बात करते हैं कि रिवर्स, नर्मदा, तापी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अब इंडस, इनकी बात की, लेकिन कुछ और रिवर होती है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर जो होती है अपना पानी बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी सारा ट्रांसफ़र करती है। बे ऑफ बंगाल जो है वो कहाँ पे है, वो ईस्ट वाले एरिया में पड़ता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो जितने भी रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर सारी इधर ही गिराती है पानी, वैसे तो बस नर्मदा, तापी और साबरमती कुछ रिवर है जो कि इधर अपना पानी ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, अरेबियन सी में। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर तो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ आइलैंड के बारे में बताया गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है हमारे इंडिया का पार्ट है। इंडिया का पार्ट, जब हम इंडिया के लैंडफॉर्म को जानने के लिए निकले हैं तो आइलैंड को क्यों छोड़ें, तो हमारे 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के आइलैंड, ठीक है, 2 आइलैंड जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि एक है लक्षद्वीप आइलैंड और एक अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये अंडमान निकोबार एक है, लक्षद्वीप एक है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में पड़ता है और ये कोरल आइलैंड है, मतलब कि एलिमेंट जो एनिमल प्लांट के स्केलेटन से जो है वो मिलके बना हुआ है। और जो आपका अंडमान निकोबार है वो आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, बाकी कुछ भी खास नहीं है। चलो, ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आपका चैनल, ताकि आपको और भी जो NCERT की जो सीरीज़ चल रही है हमारी 12th तक कंप्लीट करके ही मानेंगे,
तो आपको जो है उनकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।